हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरीके से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के डाटा को गूगल शीट में हम एनालाइज कर सकते हैं। गूगल शीट एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो क्लाउड बेस्ड आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए डाटा। तो डाटा के लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे rupee-west.com। rupee-west से हम डाटा पिक करेंगे, उस डाटा को हम लेके जाएंगे गूगल शीट में और वहाँ से हम हमारी एनालिसिस को चालू करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डाटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर नाम से आपको यहाँ पे जो टूल दिख रहा है, इस यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, rupee-west.com आपको ओपन करना है। उसमें आपको टूल्स में म्यूचुअल फंड स्क्रीनर नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा और ये इस ऑप्शन पे आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें ये टैब पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो पूरा का पूरा डाटा चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके इन डाटा को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इक्विटी का भी पूरा डाटा ले लेते हैं, डेट का भी पूरा डाटा ले लेते हैं, हाइब्रिड का पूरा डाटा ले लेते हैं। इनफैक्ट जितने भी ईटीएफ्स है, इक्विटी, डेट, गोल्ड के बाद यहाँ पे है फंड्स ऑफ फंड्स, डोमेस्टिक, ओवरसीज, मतलब इंटरनेशनल कवरेज तक हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसलिए हमने सारे डाटा को पिक कर लिया है। अब ये सारे डाटा को पिक करने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ से डाउनलोड। तो देखिए, इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं आज की डेट का 4 अगस्त 2024 और इस फोल्डर पे हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड होगा screener.csv फाइल के नाम से। ओके, तो ये हो गई फाइल डाउनलोड। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे। अब हम जाएंगे गूगल शीट में। तो गूगल शीट कहाँ से करना है, आप गूगल ड्राइव पे नॉर्मली जा सकते हैं। अपने गूगल ड्राइव पे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल शीट का। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके उस फोल्डर पे एक गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। तो ये गूगल शीट अब तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें अब डाटा लाना चालू करना है। तो डाटा, सबसे पहला जो डाटा है वो हम जो हमारी शीट है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे अपलोड पे, ब्राउज़ पे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो डाटा है म्यूचुअल फंड में आज की डेट क्या 4 अगस्त का ये जो स्क्रीनर की शीट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, ये स्प्रेडशीट तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम न्यू शीट में इस डाटा को ले आते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो डाटा है ये यहाँ पे आ चुका है हमारा, जिसमें कि हमारे पास टोटल कितने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ है। टोटल है 1569 म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। ओके, तो यहाँ तक का हमारा एनालिसिस हो चुका है। अब हम चलते हैं बाकी डाटा और लेने के लिए। तो बाकी डाटा हमें वापस से rupee-west में जाएंगे। rupee-west पे अब यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे भी डाटा अवेलेबल है, जैसे कि एनुअल। तो हम एनुअल डाटा को भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एनुअल। उसके बाद हम क्वार्टरली डाटा भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड क्वार्टर एंड देन हम यहाँ पे मंथली डाटा डाउनलोड कर लेते हैं, मंथली। तो इस तरीके से हमने और 3 शीट यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। ये यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स बताएगा जो कि आपको मंथली बेसिस पे मिलेगी। एनुअल बेसिस पे रिटर्न्स क्या रहेगा, क्वार्टर बेसिस पे और मंथ बेसिस पे। हर एक म्यूचुअल फंड्स, हर एक ईटीएफ का यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी शीट पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फाइल में इंपोर्ट में हम अपलोड कर देते हैं इस डाटा को, जो कि है हमारे पास एनुअल, मंथली और क्वार्टरली। तो इसको हमें करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो पहले हम एनुअल को कर लेते हैं। एनुअल डाटा को हम जैसे ही इंपोर्ट करेंगे एनुअल डाटा को, इसको हम न्यू शीट पे भेज देते हैं ताकि सारा का सारा डाटा एक ही वर्कबुक में रहे। ये आ चुका है एनुअल। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल इंपोर्ट, नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंपोर्ट, जो कि रहेगा क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली ओपन, इसको भी हम ले जा लेते हैं न्यू शीट में, क्वार्टर एंड देन फाइनली हम इंपोर्ट करने वाले हैं मंथली डाटा, अपलोड मंथली। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाटा को गैदर कर रहे हैं। एक बार पहले पूरा डाटा इकट्ठा हो जाए फिर हम हमारी एनालिसिस को चालू कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको न्यू शीट पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे स्क्रीनर में ये हो गया पूरा एनालिसिस वाला शीट। फिर ये एनुअल रिटर्न, क्वार्टर रिटर्न और मंथली रिटर्न, सारा डाटा आ चुका है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा डाटा की क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद हम हमारी एनालिसिस को चालू कर पाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हमें क्लीनिंग करना है। तो पहले इसको हम कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे दोनों सेल्स के बीच में, तो ये प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएगा। मतलब जितना विड्थ चाहिए उतना विड्थ के साथ ये अरेंज हो जाएगा। अब देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा इतनी विड्थ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। तो इसको हमको कम करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो फर्स्ट रो है
एक तो फर्स्ट रो में हम यहाँ पे पहले तो लगा देते हैं फ़िल्टर ताकि हम एनालिसिस कर पाएँ। तो हम जाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर का टैब पे। तो फ़िल्टर हमें यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे शॉर्टकट है क्रिएट अ फ़िल्टर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो विड्थ है हेडिंग की उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये 2 लाइन में आ सके डाटा, और इसको 2 लाइन में लाने के लिए इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रैप कर लेते हैं। तो ये है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में हम सेकंड ऑप्शन रैप का चूज़ कर लेते हैं ताकि ये रैप हो जाए, और फिर उसके बाद हम जो पूरे डाटा है उसको एक बार के लिए एकदम छोटा कर देते हैं ताकि वो जितना रैप होना रैप हो जाए, और फिर डबल क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होएगा कि जितना यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता था वो हो चुका है, ताकि हमारा जो हेडिंग है वो ये जो हमारा जो डाटा है वो कम से कम जगह पे आपको ये पूरा डाटा दिख जाएगा। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं डाटा को। और अगर आपको थोड़ा सा इसको और ठीक करना है तो आप इसमें और इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा करिए, और यस नाउ इट इज़ परफेक्ट, ताकि आपको चीज़ें दिख भी रही है, समझ में भी आ रही है, एक पूरा वर्ड भी जो है वो पूरा कंप्लीट भी हो रहा है, और उसके बाद इस तरीके से मैनेज हो गया है। तो देखिए अभी तो मैं आपको ये डाटा दिखा रहा था। अब इस डाटा में भी कई सारी जो है क्लींजिंग की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं 1 ईयर रिटर्न है तो 1 ईयर रिटर्न को मैं अगर A to Z सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये -1 और ये इस तरीके से फिगर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर मैं इसको बड़े से छोटा सॉर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डैश डैश आ जा रहा है, तो जो कि काफ़ी देर बाद उसके बाद यहाँ पे चालू हो रहा है 122% रिटर्न। तो जब वहाँ ये जो फिगर्स है इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डैश जो है वो हट जानी चाहिए, पर डैश अगर हम हटाते हैं रिप्लेस करते हैं पूरे शीट से तो कई फिगर्स माइनस में है, तो उनमें से भी डैश हट जाएगा, तो माइनस वाले फिगर्स ये जो जैसे -14% रिटर्न है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए हमें माइनस जो डैश फिगर है इसको हम सीधा सीधा ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। ये डैश फिगर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिसको हमें रिमूव करना है, और फिर कंट्रोल एच से रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाता है। तो रिप्लेस के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। फाइंड रिप्लेस क्या करना है, हमें कुछ नहीं से करना है, मतलब खाली रहना चाहिए सेल, और ये हमें सारे शीट्स पे करना है, मतलब ये स्क्रीनर एनुअल क्वार्टर सब में हो जाएगा ये एक साथ। तो अब इस चीज़ को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इसको टिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर पूरे सेल में, जैसे कि मैंने बताया कि कई फिगर्स अगर -10 लिखा है तो वो एंटायर जो सेल है वो उस पर कंपेयर करने जाएगा, तब वो डैश से कंपेयर नहीं होगा, -10 एक डिफरेंट फिगर हो जाएगा, इसलिए वो उसको रिमूव नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट्स कर देते हैं और रिप्लेस ऑल। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 21,837 सेल्स ऑटोमेटिकली क्लीन हो गए हैं हमारे चारों शीट्स पे। तो अब हम देख लेते हैं माइनस के फिगर्स इंटैक्ट है कि नहीं। तो हम जिस रो पे काम कर रहे थे वो था हमारा 1 ईयर रिटर्न। सबसे पहले तो हम 1 ईयर रिटर्न पर जाते हैं और हम यहाँ पे माइनस फिगर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस फिगर्स इंटैक्ट है, जितने भी माइनस फिगर्स थे, माइनस रिटर्न्स है वो सब, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, खाली डैश फिगर्स ही चेंज हुए हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं 1 ईयर रिटर्न में फ़िल्टर लगा के Z2 है, मतलब बड़े से छोटा शॉर्ट करके देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें अब शॉर्ट हो रही है। इसमें एक बार हम फ्रीज़ कर देते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं ऊपर की जो कॉलम है, एक तो हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं और उसके बाद फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में भी इतनी बड़ी रो की काम नहीं है, यहाँ से भी हमें नाम इतने में पता चल जाएगा कि क्या फंड है। तो हम इतना रखते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो हम जाएंगे व्यू में फ्रीज़ में, और फ्रीज़ में हम जाएंगे फर्स्ट रो को फ्रीज़ करना है हमें, और फिर हम व्यू में फ्रीज़ में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करना है। इस तरीके से देखिए अब ये यहाँ पे फ्रीज़ हो चुका है पहला कॉलम और हेडिंग। अब हम इसमें एनालिसिस करने जब जाएंगे तो ऊपर नीचे हम इसमें कर सकते हैं और हमें हेडिंग भी दिखती रहेगी। तो ये हो चुका अभी तक का एक बेसिक क्लींजिंग का काम। क्लींजिंग के काम में हमने देखा कि हम किस तरीके से डाटा को इंपोर्ट करते हैं और डाटा को इंपोर्ट करने के बाद डाटा को क्लीन करते हैं। तो डाटा क्लीनिंग एंड इंपोर्टिंग का काम हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको इसी तरीके से, जो ये प्रोसेस हमने किया इसको हम बाकी शीट्स पे भी कर लेते हैं। ईजी है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर लगाने के बाद इसको हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं फर्स्ट को, और फिर हम यहाँ पे इसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो व्यू में जाएंगे हम, उसके बाद फ्रीज़ रो, व्यू फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये एनुअल रिटर्न फ्रीज़ हो चुका है। एनुअल रिटर्न्स में अगर हम देखें टू 2023 जो है लेटेस्ट, तो 2023 को अगर हम Z2A सॉर्ट करें तो ये रिटर्न रहा है इस तरीके से, ये रिटर्न निकल कर आ जाएगा। लास्ट ईयर का रिटर्न तो जो था वो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। फर्स्ट रो पे फ़िल्टर, उसके बाद इसको अरेंज और फिर फ्रीज। मंथली,
देखिए मंथली में अगर हम देखें जुलाई के अकॉर्डिंगली अगर सेट करके तो 13% रिटर्न जनरेट करके दिया है आईटी फंड ने, निफ्टी आईटी ने 13% का जो रिटर्न है वो दिया है विद इन अ मंथ। और क्वार्टरली में अगर हम देखें तो लेटेस्ट यहाँ पे हमें जो क्वार्टर मिल जाएगा वो है जून क्वार्टर। जून क्वार्टर को अगर हम अरेंज करते हैं Z2A में तो डिफेंस फंड ने और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और डिफेंस फंड इन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। डिफेंस फंड 42% और 31%, इंफ्रा फंड 20 to 30%। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो इंफ्रा फंड का 30% के अराउंड। चलिए अब हम चालू करते हैं। इस शीट का अभी कुछ काम नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमारे पास अभी ये मेन शीट्स है जिसमें कि सारे डाटा हैं। अब डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा, एक पाइवट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं हम, जिससे कि हम चीज़ों को समराइज़ कर सकें। तो स्क्रीनर पे आप किस तरीके से ये स्क्रीनर शीट जो है यहाँ पे से आप पाइवट शीट अगर आपको बनानी है तो आप कहीं पर भी डाटा पे क्लिक रहने दीजिए और आप जाइए इंसर्ट में, और इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा आपको पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल का जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा पूरा डाटा को। न्यू शीट में हमें बनाना है और हम इसको कर देते हैं क्रिएट। इस तरीके से देखिए, अब देखिए गूगल शीट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए यहाँ पे ये मेरे को 2 ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं पाइवट टेबल को। तो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ। तो देखिए इसने क्या किया, इसने कैटेगरी का एक फील्ड बना दिया है और सारी चीज़ों को इसने सम कर दिया है इस तरीके से। बट हमें तो ये सारी चीज़ों का सब नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इसका एवरेज। और अगर हम देखें दूसरा सजेशन, अगर हम देखें तो दूसरे सजेशन में चीज़ों को कम कर दिया इसने, बट इसने भी वही किया है, कैटेगरी और उन चीज़ों को सम कर दिया है। तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए हम अभी फ्रेश बनाएंगे, अभी हम इसकी मदद नहीं लेंगे, एआई की मदद हम आगे चल के लेंगे, बट अभी फिलहाल हम इसको फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें चाहिए कि हम किस तरीके से इसको क्लासीफाई करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन से ही चलते हैं, जो कि है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ की, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं रोज़ में। तो देखिए ये सारी कैटेगरीज के नाम आ गए, डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, फंड्स ऑफ फंड्स, हाइब्रिड, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम 1 ईयर रिटर्न्स को यहाँ पे एनालाइज करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 ईयर रिटर्न्स। तो ये रहा रिटर्न 1 ईयर, इसको हम ले लेते हैं वैल्यूज़ में इस तरीके से। और यहाँ पे इसका हमें सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका एवरेज मिल चुका है और इस तरीके से ये एवरेज निकल के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं सेल वैल्यू के हिसाब से, और या तो फिर अभी हमें क्या करना है कि इस तरीके से ये पहले एक बार डाटा आ गया है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। और एक्सपेंड करने के बाद अभी देखिए ये डाटा जो थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आ गए हैं, तो हम इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से डेसिमल प्लेसेस जो है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं। इस तरीके से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ये अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक है। तो यहाँ पे देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ गया है 6 to 7 to 8%, और यहाँ पे फिर उसके बाद इक्विटी का डाटा है ईयरली बेसिस पे, फिर उसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स का डाटा है और गोल्ड का डाटा है और आर्बिट्रेज फंड्स का डाटा है और अलग अलग हाइब्रिड फंड्स का डाटा है। इस तरीके से हमें सारे डाटा मिल चुके हैं। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हाईएस्ट रिटर्न्स है 1 ईयर का, उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, राइट क्लिक में भी यहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शन नहीं है। प्लस वैल्यूज़ में यहाँ पे समराइज बाय का ऑप्शन है जिसमें कि मैक्सिमम एवरेज और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तक भी दिया हुआ है, वेरिएंस भी दिया हुआ है। बट हमें यहाँ पे और ये भी इस तरीके का पर दिया है, बट यहाँ से सॉर्ट नहीं होता, सॉर्ट होगा यहाँ क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें सॉर्ट किस तरीके से करना है। तो क्लासिफिकेशन में अभी नाम के हिसाब से सॉर्टेड है कि डेट म्यूचुअल फंड्स एक साथ है, फिर ABCD के हिसाब से, और उस तरीके से सॉर्टेड है। बट हमें इसको करना है एवरेज रिटर्न ऑफ, तो एवरेज रिटर्न के हिसाब से सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर को हम असेंडिंग से कर देंगे डिसेंडिंग। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये टॉप सेक्टर्स यहाँ पे आपको मिल गए हैं, टॉप क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न 1 ईयर में जनरेट करके दिया है सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, उसके बाद ऑटो, फिर एनर्जी, फिर मिड कैप, फिर थीमेटिक है, डिविडेंड यील्ड, और उसके बाद वैल्यू कॉन्ट्रा, स्मॉल कैप। देखिए कई बार सोचते हैं हम कि स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, पर इनफैक्ट स्मॉल कैप का रिटर्न देखिए 48% रहा है। इनफैक्ट सेक्टोरल फंड्स का ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, तो वो उस तरीके से हम ये डाटा से एनालाइज कर पा रहे हैं। देखिए एनालिसिस है, इससे आपको डाटा से आप सीखेंगे, आप अपना परसेप्शंस जो है आप उसको सब भूल जाइए। यहाँ पे आपके सारे परसेप्शंस बदल जाएंगे, क्योंकि डाटा जो बोलता है वही सबसे सही चीज़ है, वही सत्य है। तो जैसे बोला जाता है कि यही जो डाटा है वो सत्य है, बाकी सब मिथ है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाटा बोल रहा है कि सेक्टोरल फंड्स का सबसे ज़्यादा रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में, और ये गारंटी नहीं है कि आगे भी रहेगा, ये सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं पिछले 1 साल का डाटा। अब देखिए मिड कैप का रिटर्न्स इनफैक्ट ज़्यादा रहा है स्मॉल कैप से, और थीमेटिक डिविडेंड के कभी हम बोलते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, बट डिविडेंड यील्ड देखिए 50% रिटर्न दिया है डिविडेंड, फिर वैल्यू है, और फिर उसके बाद स्मॉल कैप है, फिर फार्मा, फिर थीमेटिक, फिर इंडेक्स फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप। अब यहाँ पे फिर उसके नीचे जब हम आते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लार्ज और मिड कैप का मिक्सचर जो है वो भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। मिड कैप, मल्टी कैप है, सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सी कैप, ELSS फंड्स, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं 38% पे।
उसके बाद है थीमेटिक कंजप्शन, लार्ज कैप फंड है, उसके बाद थीमेटिक एमएनसी। अब देखिए इस तरीके से ये 40% जैसे 64% से लेकर 50 की रेंज में, 40 की रेंज में, अब 30 की रेंज में चल रहा है। थीमेटिक मल्टी एसेट एलोकेशंस, यहाँ से जो मल्टी एसेट एलोकेशन है हाइब्रिड से यहाँ पे और कम हो जाएगा, 26 के रेंज में चालू हो जाएगा, 20s की लाइन पे। तो ये हो गया मल्टी एसेट एलोकेशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उसके बाद इक्विटी के सेक्टोरल, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा स्लो पिक करता है क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, तो धीरे धीरे ही बढ़ता है वो। तो ये हो गया सेक्टोरल फाइनेंशियल। फिर है हाइब्रिड, जिसमें कि डायनामिक एसेट एलोकेशंस आ गए, फंड्स ऑफ फंड्स है, डोमेस्टिक वाले फंड्स ऑफ फंड्स है। मतलब ये क्या होता है कि जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, ये सारे जो है ये शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे फंड्स ऑफ फंड्स क्या करते हैं, वो इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गए फंड्स ऑफ फंड्स कहलाते हैं वो। फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या होता है कि आप मिक्सचर रहता है, तो जैसे इक्विटी ओरिएंटेड है तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस इक्विटी पे किया जाएगा और बाकी सबको थोड़ा कम वेटेज दिया जाएगा। वैसे डेट ओरिएंटेड है तो डेट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इसमें भी बैलेंस्ड कंजर्वेटिव। तो देखिए बैलेंस जो रहता है उसका रिटर्न ज़्यादा रहता है, कंजर्वेटिव का और थोड़ा सा कम रिटर्न है, रिस्क और कम ले रहा है कंजर्वेटिव रिस्क लेने वाला। फिर इक्विटी इंटरनेशनल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है और फंड ऑफ फंड ओवरसीज भी इसीलिए कम रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो देखिए कभी भी डायरेक्टली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न ज़्यादा है, और इनफैक्ट उसके फंड ऑफ फंड्स में लगा रहे हैं तो रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्सपेंस रेशो, क्योंकि फंड ऑफ फंड्स वाले फिर एक्सपेंस रेशो लेंगे, इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड्स वाले वो एक्सपेंस रेशो ले ही रहे हैं, साथ में ये और एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो लेंगे आपसे। फिर आते हैं यहाँ पे डेट फंड। अब देखिए डेट फंड्स में यहाँ पे आ गए हैं लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड होता है, उसके बाद होता है गिल्ट 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन गिल्ट फंड, फिर क्रेडिट रिस्क, फिर फ्लोटर, डायनेमिक बॉन्ड, फिर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन। तो 5 ईयर, 10 ईयर और फिर 15 ईयर्स, इस तरीके से ड्यूरेशंस होते हैं। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन से और मीडियम ड्यूरेशन तक का जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का जो है वो रिटर्न ज़्यादा रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा आएगा मीडियम ड्यूरेशन के कंपेरिजन में, क्योंकि जैसे ही मिक्सचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिटर्न कम हो जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं आर्बिट्राज फंड्स। तो आर्बिट्राज जो अपॉर्चुनिटीज़ खोजते हैं, कहीं पे कम है रेट और कहीं पे ज़्यादा है, तो उसके बीच का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं ये आर्बिट्राज फंड्स। तो आर्बिट्राज फंड्स जो है वो थोड़ा सा डेट फंड से भी कम परफॉर्म कर रहे हैं। डेट फंड्स का इनफैक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स आर्बिट्राज फंड से भी बेटर है। फिर आते हैं डेट की ETF और फिर मीडियम ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन कम हो गया, रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, फिर मनी मार्केट आता है, फिर लिक्विड डेट फंड आते हैं, फिर बैंकिंग एंड PSU, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। तो देखिए जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उतना रिटर्न जो है वो कम होते जा रहा है। तो अल्ट्रा शॉर्ट में देखिए 6.9 तक और रिटर्न कम हो गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन में और कम हो गया है, और ओवरनाइट में सबसे कम है। ओवरनाइट मतलब एकदम ही शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया विद इन अ डे वाले, तो उसमें सबसे कम रिटर्न है, पर ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.10, 0.20, 0.50 बेसिस पॉइंट्स का ही फर्क है। और उसी के हिसाब से ये सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन डेट फंड जो है वो ज़्यादा रिटर्न देगा, फिर जो कम ड्यूरेशन डेट फंड है वो कम रिटर्न देंगे। तो इस तरीके से ये बाइफर्केशन यहाँ पे होता है जो डेट फंड्स का, जो पिछले 1 साल का ये डाटा बता रहा है। अभी हम उसी के हिसाब से हमारे सारे जो हमारे एग्जम्पशंस हैं उसको डेवलप करेंगे कि इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। चलिए यहाँ पे हमने पूरे रिटर्न्स को एनालाइज कर लिया है, पूरे 1 ईयर के रिटर्न्स को, और उसके हिसाब से हमने पूरे मार्केट का एक स्ट्रक्चर देख लिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, कितने प्रकार के फंड्स होते हैं और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स, ETFs जो है यहाँ पे वैरायटी हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसपे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो किस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं पिछले 1 साल पे। अब जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो साथ में हमें बात करना रहता है रिस्क की। तो रिस्क को डिनोट करता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो डाटा है उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से भी एक ऑप्शन है, हमें मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को वैल्यू के रिटर्न्स के बाद हम यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सम आ रहा है, सम को हम कर लेते हैं एवरेज, और इसमें भी सेम प्रोसेस, इसके जो डेसिमल्स हैं उसको हम कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको रिस्क कितना है वो पता चलेगा। तो अब देखिए जैसे कि इसमें रिस्क का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टोरल फंड्स है वो 64% रिटर्न जनरेट करें, पर इसमें रिस्क कितना है, 18% का यहाँ पे रिस्क है कि वो डाउन भी हो सकता है। तो 18% यहाँ पे कम हो सकता है, 64 में से 18 माइनस हो जाएगा, उतना कम यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो सकता है और उतना गिरने के चांसेस है। मतलब तो ये रिस्क टेकिंग का के ऊपर है कि कितना रिस्क हम ले रहे हैं। वैसे अगर देखिए एनर्जी में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उससे ज़्यादा रिस्क है, 19% का रिस्क है। तो और उसके अगर हम कंपेयर करना चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनर्जी को, तो हम इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका रिस्क कम है, रिटर्न ज़्यादा है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है। सिंपली आपको एक्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें दिख रही होगी, ताकि ये एनालिसिस करने में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिस्की होती है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। ये चीज़ें आपको अभी यहाँ पे समझ में आएंगी, और किस तरीके से हमें कंपेयर करना है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसी रिस्क और रिटर्न को यूज़ करके हम एक रेशो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV रेशो, तो जो कि कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इससे होता क्या है कि ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर रहता है जो कंपेयर करता है जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, इनको वो कंपेयर कर देगा। तो कंपेयर करने के लिए एक रेशो निकाला जाता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो रहता है वो भी इसको बोला जाता है।
तो रिस्क कितना ले रहे हैं उसके लिए कितना रिवार्ड मिल रहा है वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न। मीन से डिवाइड करते हैं हम एक्चुअल में, तो एवरेज रिटर्न को हम यहाँ पे मीन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम एवरेज रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें CV रेशो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या हो रहा है कि हम रिटर्न जो रिस्क है उसको डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड एवरेज रिटर्न से, तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर रहे हैं हम रिटर्न से। बट इससे क्या होता है कि क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें होता ही है कि अलग अलग सेक्टोरल में बटा हुआ है, उसके बाद डेट वालों का बहुत कम रहता है, इसलिए उसका तो रेशो अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो कंपेयर करने की वो थोड़ी सी कम रहती है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बाद, जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया वो आया शार्प रेशो। तो शार्प रेशो क्या करने लगा, शार्प रेशो क्या करता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से माइनस करता है जो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसको। जैसे मतलब यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर पिछले साल से देखें तो 64% है, और इसी का अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से माइनस कर दें, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें, और फिर उसको अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो 18% है उससे डिवाइड कर दें, तो जो रेशो निकल कर आएगा उसको हम बोलते हैं शार्प रेशो। तो देखिए यहाँ पे आपको शार्प रेशो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप शार्प रेशो को भी आप इस पर पुट कर सकते हैं, और इसमें भी हम सम की जगह इसको कर लेंगे एवरेज, और ये इस तरीके से एवरेज आउट हो चुका है, और ये आ चुका। इसको हम यहाँ पे डेसिमल को कम कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए ये है अब यहाँ पे शार्प रेशो, और शार्प रेशो से आप थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जिसका शार्प रेशो ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कम रिटर्न पे कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो जैसे 3 आया है तो वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है कम रिस्क पे। जैसे देखिए इसका रिस्क है 14 और रिटर्न जनरेट कर रहा है 60, और यहाँ पे देखिए रिस्क है 18 और ये जनरेट कर रहा है 64। तो इसको कंपेयर करने के लिए जैसे अब यहाँ पे होता है कि रेशो नंबर चाहिए रहता है, जैसे कि हम चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सके, ऐसे एक एक को देख नहीं पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ सेक्टोरल को देख रहे हैं, जब ये पूरे फंड्स को देखेंगे 1570 तो हमें इसको एक एक फंड्स को हम इस तरीके से देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें रेशोज पे स्विच करना पड़ता है ताकि हम चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे ये रेशो आते ही आप देखिए ईजिली कंपेरेबल हो जाता है, तो अब चीज़ें आसान से समझ में आने लग जाती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे फार्मा देखिए रिस्क कम है रिटर्न ज़्यादा है तो 3 आया है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है। अब ETF का देखिए यहाँ पे कम है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए उसका ये फिगर जो है वो कम हो गया है। फिर हम जैसे नीचे जाते जाएंगे और जैसे हम यहाँ पे देखिए अगर हम डेट फंड पे जाएंगे तो डेट फंड का उल्टा हो जाएगा। डेट फंड में जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, रिस्क है ही नहीं, जैसे बहुत कम है रिस्क। जैसे अब यहाँ पे देखिए ओवरनाइट फंड जो है उसका रिस्क जो है 0.04% का रिस्क है कि उतना कम हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम रेशो को देखें तो 135, 514 इस तरीके से डेट फंड्स के जो रेशो है वो बहुत हाई रहते हैं। और फिर हम देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है हमारी यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे अगर हम मूव करें तो आर्बिट्रेज फंड है जो जिसका रिस्क कम है, पर देखिए रिटर्न भी कम ही है ऑब्वियसली, इसीलिए रिस्क कम है तो रिटर्न कम हो जाता है, ये बोला जाता है। और इस तरीके से अब ये देखिए कंपेरेबल हो गया। बट अब इसमें फिर एक ड्रॉबैक आया, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है एवरेज से इतना जो वॉलेटिलिटी है ऊपर कितना जा रहा है नीचे कितना जा रहा है, तो उसको नापने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमें रिस्क जो है वो तो सिर्फ नीचे जाने का रिस्क है ना, ऊपर जाने का रिस्क तो है नहीं। तो हम वैसे वाले रिस्क को ऐसा कोई पता कर सकते हैं क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के खाली नीचे वाले का कितना रिस्क है, ड्रॉ डाउन होने का कितना रिस्क है? जी हाँ, उसका भी एक तरीका होता है, इसीलिए एक फॉर्मूला डेवलप हुआ उसके बाद जाकर जो कि कहलाता है सॉर्टिनो रेशो। शार्प के बाद अब नया रेशो जो कि आप पिक्चर में आने वाला है वो है सॉर्टिनो रेशो। अब ये जो सॉर्टिनो रेशो होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेशो है, क्योंकि ये क्या करता है सॉर्टिनो रेशो, ये जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, जैसे कि अब ये फंड का जो रिटर्न है उससे रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस करता है और उसको डिवाइड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाउनवर्ड रिस्क ओनली। नीचे जाने का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी से ही वो डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम शार्प के जगह अब हम पिक कर लेते हैं सॉर्टिनो रेशो, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एवरेज, और शार्प को हम एक बार के लिए यहाँ पे अभी पिक्चर में रहने देते हैं, फिर बाद में हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमें उससे अच्छा एक रेशो मिल गया है जो कि है सॉर्टिनो, और हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक ले आते हैं ताकि अब चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है क्योंकि रेशो और इम्प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे 5.2 है, 3.3, 3.69 इस तरीके से ये पूरे रेशोज आ गए। मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब जिसका रेशो ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उतने रिस्क पे वो उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 5.2 का आ रहा है तो 14% के रिस्क पे ये 5.2 जो यहाँ पे देखिए जो रिस्क है वो और कम हो गया होगा, हो सकता है डाउनवर्ड जो रिस्क है वो और कम हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जिसका रेशो ज़्यादा आ रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए मिड कैप का सॉर्टिनो रेशो है 3.8, और वहीं अगर हम स्मॉल कैप को देखें, यहाँ पे ये है स्मॉल कैप तो इसका रेशो है 3.49।
तो देखिए यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जितना हम रिस्क ले रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न हमें चाहिए, तो हमारे लिए मिड कैप ज़्यादा अच्छा है। तो मिड कैप कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मिड कैप जो है वो ज़्यादा अच्छा है स्मॉल कैप से। डाटा के हिसाब से हम बोल रहे हैं, जो डाटा को देख रहे हैं हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है पास परफॉर्मेंस में। यूजुअली स्मॉल कैप को देना चाहिए था क्योंकि रिस्क वहाँ ज़्यादा है, बट वहाँ पर जनरेट करके नहीं दे रहा है। उसी चीज़ को ये पकड़ लेता है सॉर्टिनो रेशो। वैसे ही सिचुएशन को ये ग्रैप कर सकता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। जैसे स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, मिड कैप में वो चीज़ उससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे सॉर्टिनो के हिसाब से करना चाहेंगे। तो देखिए अब ये सॉर्टिनो के हिसाब से रेंज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अभी यहाँ पे हमारे को जो शार्प रेशो है उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे से शार्प रेशो को हटा देते हैं। और स्टैंडर्ड एविएशन का भी अब कोई काम नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड एविएशन को भी अब यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए सॉर्टिनो रेशो हमारे लिए सफिशिएंट है रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखिए एनालिसिस हमारी पहुंच चुकी है यहाँ तक। अब देखिए डेट फंड्स है, ऑब्वियसली उसका डाउनवर्ड रिस्क बहुत कम है, इसलिए जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इक्विटी फंड्स आते हुए दिख रहे हैं। इक्विटी फंड्स जैसे आते हैं तो सबसे टॉप में यहाँ पे दिख रहा है हमें फार्मा, फिर ऑटो। मतलब ये ऐसे फंड्स हैं जिनका रिस्क नीचे जाने का कम है और रिटर्न आने का ज़्यादा है, तो ये वैसे फंड्स हैं। फार्मा वैसा सेक्टर है, फिर ऑटो वैसा सेक्टर है। फिर देखिए कंजर्वेटिव फंड्स यहाँ पे आ गए हैं, हाइब्रिड जो फंड होते हैं। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फंड जो है उसका मतलब ही वही होता है कि कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देना, तो वही यहाँ पे हो रहा है, कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। थीमेटिक है, सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड्स है। उसके बाद यहाँ पे फंड्स ऑफ फंड्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन जो डेट फंड है उसका जो कैटेगरी है वो आ गया। फिर मल्टी एसेट एलोकेशन, डेट ओरिएंटेड, इस तरीके से ये देखिए ये पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर हम देखिए इंटरनेशनल जो फंड्स है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो मार्केट ही डाउन जा रहा है। फॉरेन मार्केट, इंडियन मार्केट बुल में था, अभी जो हमें पिक्चर समझ में आई इंडियन मार्केट बुल में चल रहा था साल भर से, और फॉरेन मार्केट डाउनवर्ड जा रहा था साल भर से, इसीलिए उसका जो रिटर्न है वो कम है। और यहाँ पे रेशो भी देखिए सबसे कम आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे डाउनवर्ड जाने का साल भर के डाटा के हिसाब से। ओवरसीज़ का इसी के लिए, उसके बाद फिर गोल्ड, फिर उसके बाद हम देखिए तो की में हमारे को यहाँ पे दिख रहा है सेक्टोरल। अब देखिए गोल्ड किस लिए आ गया, क्योंकि गोल्ड में हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, तो अचानक से जो रेट है वो 9% ड्रॉप हो गए। तो इसके कारण यहाँ पे अचानक से ये डाउनवर्ड्स जो रिस्क है वो जनरेट हो गया, नहीं तो इसका रेशो इतना कम नहीं आता, ये थोड़ा ऊपर आता गोल्ड का। बट गोल्ड यहाँ रिस्क की कैटेगरी में आ गया क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पॉलिसी चेंज होने के कारण ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे ETFs है, इंडेक्स फंड्स है, और इस तरीके से ये पूरा मार्केट आप इसको पूरा देख सकते हैं सॉर्टिनो रेशो के हिसाब से। ये एक मार्केट का ओवरव्यू है, मेनली जो सॉर्टिनो रेशो है वो फंड्स को कंपेयर करने के लिए काम आता है। अभी हम इसको थोड़ा सा मार्केट ओवरव्यू लेने के लिए भी हम इसका यूज़ ले रहे थे, आगे चल के हम इसको फंड्स के लिए ही यूज़ करेंगे सॉर्टिनो रेशो को। ठीक है, वापस से हम इसको अरेंज कर देते हैं हमारे रिटर्न्स के हिसाब से, ताकि हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। सॉर्टिनो रेशो का होप आपको मीनिंग पूरा जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये था पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस जो कि हमने अभी तक यहाँ पे देखा है।